नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा। शेखर रात के 10 बजे हैं और अब बिग बुलेटिन की शुरुआत हो रही है। इस समय विधान परिषद के चुनाव का रण चल रहा है। स्नातक और शिक्षक विधानसभा क्षेत्र से, विधान परिषद क्षेत्र से 1 दिसंबर को मतदान होना है। और जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, और इनके अलावा शिक्षक संघ का एक बहुत बड़ा दावा रहता है अपनी शिक्षक सीट पर, और कांग्रेस का भी उम्मीदवार है। ये सारे लोग पूरी तरह से चुनाव की तरह से जोर लगाए हैं। भाजपा के पास ये सीट कभी नहीं रही है और भाजपा हर हालत में ये सीट इस बार अपने अपनी झोली में डालना चाहती है। बहुत लगभग 1.5 साल से चुनाव की तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति लगभग 1 साल पहले तक हो चुकी थी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस पूरे चुनाव में 12 जिलों के कार्यकर्ता, 12 जिलों के मतदाता शामिल होंगे। और शिक्षक विधान परिषद की जो सीट है उस पर 32,000 मतदाता बनाए गए हैं। स्नातक सीट पर 2,25,000 मतदाता बनाए गए हैं। इस तरह से ये बड़ा विधान परिषद का बड़ा रण है जिसको लेकर के मोर्चेबंदी है। भारतीय जनता पार्टी ने मानवेंद्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। अलीगढ़ के रहने वाले हैं मानवेंद्र प्रताप सिंह। और और दिनेश चंद्र वशिष्ठ, ये इनके शिक्षक उम्मीदवार हैं, शिक्षक विधान परिषद क्षेत्र के उम्मीदवार हैं। राज्य विधानमंडल दल के अपर हाउस के लिए इस महत्वपूर्ण चुनाव में सारी पार्टियां, जो मुख्य पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, वो पूरी तरह से जोर लगाए हैं। सपा ने इस बार फिर डॉक्टर असीम यादव पर दांव लगाया है। असीम यादव निवर्तमान सदस्य हैं विधान परिषद के इस क्षेत्र से। और ये इस तरह से जगबीर किशोर जैन, अभी अनिल सिंह बताएंगे कि क्या इतिहास है जगबीर किशोर जैन का, किस तरह से वो चुनाव जीतते हैं और क्या उनकी रणनीति रहती है। जगबीर किशोर जैन फिर शिक्षक क्षेत्र से विधान परिषद के उम्मीदवार हैं। और है हैवेंद्र सिंह, ये समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है शिक्षक विधानसभा क्षेत्र, शिक्षक विधान परिषद क्षेत्र से। तो ये एक बड़ा विधान परिषद का रण है। और जो 2022 का चुनाव आने वाला है उससे पहले हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक रणनीति बना करके जिस तरह से तमाम चुनाव अपने पक्ष में किए हैं, पार्टी की पूरी रणनीति इस बार इन दोनों सीटों को जीतने की है। हर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कर दी गई है और बड़े बड़े नेताओं को, सांसद और विधायक स्तर के नेताओं को प्रभारी और पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। और कहीं से भी चूक ना करने की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। जगबीर किशोर जैन का एक बड़ा अपना एक अलग से अभेद्य दुर्ग है जिसको अभी तक पिछले कई चुनावों से सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी भी नहीं देख पाई है। तो ये जो है वो विधान परिषद चुनाव का रण सज रहा है। 1 दिसंबर को मतदान है। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक मतदान है। ये निर्धारित है अभी तक। और मतदान से पहले अंतिम 1-2 दिन में जो स्थिति होती है वही स्थिति इस चुनाव को लेकर भी है। आज भाजपा ने बड़े बड़े सम्मेलन किए हैं और कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से मुस्तैद किया है कि किस तरह से चुनाव मतदान के दिन कतई ढील नहीं करनी है। कुछ मुद्दे भी है इस चुनाव को लेकर के जो इस चुनाव को प्रभावित करेंगे। पेंशन, पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के जो सरकारी कर्मचारी है वो मांग करते रहे हैं। युवाओं के सामने रोजगार का मुद्दा है। कई बार रोजगार के विज्ञापन प्रकाशित होते हैं और उसके बाद में जब परीक्षा और इंटरव्यू का नंबर आता है तो वो जो है कहीं कोर्ट की शरण में चले जाते हैं या किसी अन्य कारण से स्थगित कर दिए जाते हैं। ये हेवेंद्र सिंह हौवा चौधरी, ये अतरौली के रहने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के शिक्षक क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। विकास पांडे जी,
क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या किस तरह से मोर्चा लेने की बात है? एक सीट आपकी समाजवादी पार्टी के पास है, एक सीट माध्यमिक शिक्षक संघ के पास है, कैसे सीटें जीतेंगे? सबसे बड़ी चीज तो है कि बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे, अपने किए गए कामों के भरोसे और अपने प्रत्याशियों की साफ सुथरी छवि के भरोसे ये चुनाव जीतने जा रही है। लड़ने नहीं जा रही है, जीतने जा रही है, ये तय है। ये भारतीय जनता पार्टी ने किए गए कामों की, सरकारों के द्वारा किए गए कामों के प्रतिफल स्वरूप है। हमारे बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप मीडिया से जुड़े हुए बड़े अनुभवी हैं अनिल भैया, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे, विगत वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने अगर सबसे बेहतरीन रूप से काम किया है तो वो अपने संगठन ढांचे को लेकर के किया है। मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में इससे पहले इतने बूथ लेवल में, माइक्रो बूथ लेवल मैनेजमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना करने का काम किया, उसका लाभ हमें हर चुनाव में, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे वो संसद का चुनाव हो, छोटे से उसका लाभ मिलने वाला है निश्चित तौर पर। जनता पार्टी का कार्यकर्ता न कभी थकता है न कभी हारता है, तो वो सीखता है या वो जीतता है, सीधी सिंपल सी बात है। और इसी सिद्धांत से हम आगे भी काम करने वाले हैं। दोनों प्रत्याशी हमारे बेहद साफ सुथरी छवि के प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही लंबे समय से इस पर काम करना चालू किया था। आपको मालूम था कि ये चुनाव पहले होने वाले, तो हमारी तैयारियां भी वो पहले से ही चल रही थी और हमें, हमारे सारे कार्यकर्ताओं को पहले से ही लगा दिया गया था इस काम में। तो आज मुझे लगता है कि हम सब इस काम में बहुत आगे निकल चुके हैं अन्य विपक्षी दलों से, और हम इस दोनों ही कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। अनिल कुमार जी, देखिए शेखर भाई, अभी विकास पांडे जी कह रहे थे कि हमारी पार्टी ने अच्छे काम किए हैं। सबसे दो चुनाव हो रहे हैं, एक शिक्षक का चुनाव हो रहा है, एक स्नातक का हो रहा है। तो शिक्षक वाले में मैं पूछना, कोरोना टाइम 1 साल हो गया है, विकास पांडे जी आप बताइए, आपने हमारे वित्तहीन शिक्षकों के साथ क्या किया है? सबको लाभ मिला है। मैंने इस बात पहले भी कहा, एक भी शिक्षक के लिए कोई भी लाभकारी बात करी गई हो, उन्हें कोई रोजगार दिया देने की बात कही हो, उन्हें कोई सहायता करने की बात कही हो, तो आपको वहां पर वोट का अधिकार नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट जो है वो हमारे फर्रुखाबाद में है, और अभी तक ये शर्मा गुट के ही सभी एमएलसी होते रहे हैं। मैं स्वयं माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट का सदस्य हूं, इसलिए जैन साहब जो हैं ये हमारे संघर्षशील साथी रहे, और 64 या 63 जो हैं वो हमारे सहायता प्राप्त स्कूल हैं, वहां पर सभी शर्मा गुट की इकाइयां हैं, और सभी लोग जो हैं उन्हीं को वोट डालने का काम करेंगे। मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों के लिए ना तो समाजवादी पार्टी ने कोई लड़ाई करती है, ना भाजपा कोई लड़ाई करती है, कोई संघर्ष नहीं करती है। संघर्ष अगर अध्यापक का हित होता है तो शर्मा गुट के जो है जैन साहब की बात होती है, इसलिए वो हमेशा से जीतते रहे हैं, और मैं उम्मीद रखता हूं कि वही फिर जीतेंगे, क्योंकि वित्तहीन वालों को पहले तो अधिकार ही नहीं था। वित्तहीन वालों ने अपना संगठन बनाया, संगठन बनाकर जो है लड़ाई लड़ने के आगे कि हमें साहब वो दे दिया जाएगा, मान दे दिया जाए। अभी भी बात उठी, अभी संख्या मांगी गई, बीजेपी सरकार ने हर स्कूल से संख्या मांगी कि आप यहाँ कितने वित्तहीन शिक्षक काम कर रहे हैं, उनको हम कुछ मान दे देंगे। लेकिन चुनाव आ गया है, 1 तारीख को वोट हो रही है, और इसलिए जो है 1 पैसे की उनकी सहायता नहीं हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को किसी भी शिक्षक का एक भी वोट लेने का अधिकार नहीं है, और मेरी अपील है अपने शिक्षकों से कि एक भी वोट जो है इनके खातों में नहीं जाना चाहिए। दूसरा चुनाव है हमारे एमएलसी साहब का, जिसमें डॉक्टर असीम यादव समाजवादी पार्टी के लड़ रहे हैं, पहले भी वो जो थे, तो वो एक जो है चुनाव जो है उसके लिए सभी लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, और हम लोग जो है मिलकर जो है वोट डालेंगे। हमें ऐसी उम्मीद, क्योंकि बीजेपी सरकार ने बेरोजगारी का कोई काम नहीं किया है। अगर स्नातक कोई बेरोजगारी पर ही लड़ाई है, कितने लोगों को रोजगार दिया गया है? अभी तक के 4 साल के कार्यकाल में कितनी उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियां लगी, और हमारे कितने नवयुवकों को रोजगार मिला, इसका एक आंकड़ा हमें दे दिया जाए।
तो आप बोर्ड के अधिकारी हो जाएंगे। हाँ यूनुस अंसारी, आपकी सीट है समाजवादी पार्टी की, असीम यादव की, दांव पर लगी है इस बार। यूनुस अंसारी, पूरे पैनल को नमस्कार और आप स्वस्थ हुए इसके लिए आपकी आपको सीट बधाई। है समाजवादी पार्टी की, हाँ, दांव पर लगी है इस बार। बिल्कुल दांव पे नहीं लगी है। हमारी पार्टी ने जो पीछे जो काम कर दिया है, नौजवानों को, छोटे छोटे भाई बहनों को जो 1,000 रुपये महीना देने का काम किया था, अभी उसको वो भूले नहीं हैं। और अभी हमारे बीजेपी के हमारे छोटे भाई साथी ने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ एक काम किया, संगठन को करने का, इसके अलावा कोई काम नहीं किया कि हमारा संगठन मजबूत हो और कैसे हम लोग वोटों की छिनैती लुटैती और डकैती कर पाए। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। हमारी सरकार ने तो इस 1,000 रुपए के हिसाब से पूरे प्रदेश के नौजवानों को वजीफा देने का काम किया था। तो अभी उसको भूले नहीं है। ये सीट हमारे पास थी और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये सीट मेरे पास थी और फिर हमारे पास रहेगी। अगर ये इतनी मजबूत नीचे ऊपर की सरकार होने के बावजूद एक भी हमारे शिक्षकों के लिए कोई बेहतर घोषणा ये सरकार नहीं कर पाई, अगर ये इतना ही कह देते कि हम अपने उत्तर प्रदेश में, हमारे यशस्वी जो मुख्यमंत्री जो आदित्यनाथ योगी जी जो हैं, वो इतना ही कह देते कि मैं अपने उत्तर प्रदेश में, मैं पूरे राष्ट्र की बात नहीं करता हूँ, उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को मैं फिर से पेंशन बहाल करता हूँ, तो इनकी चीज कोई रोक ही नहीं सकता था। लेकिन इनके पास कोई योजना मुद्दा है ही नहीं। इनके पास तभी जो हमारे छोटे भाई ने बताया कि हमने संगठन को मजबूत किया है और संगठन को ये बताया है कि हम कैसे हम चुनाव जो है बेईमानी से जीत लेते हैं। तो सिर्फ संगठन को मजबूत करके और बेईमानी के आसरे पर जंग नहीं लड़ी जा सकती, जंग धरातल पर लड़ी जाती है। इसलिए मैं शेखर भाई को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सीट हमारे पास थी, है और आगे भी रहेगी, कि हमारे पास तो तमाम शिक्षकों के लिए योजनाएं हैं जो उनको हम तमाम, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये भी एक बार हम लोग की मीटिंग में, जो प्रदेश सचिवों की मीटिंग थी, उसमें कहा था कि हम सरकार में आते हैं तो जो इन लोगों का शिक्षकों का जो साल में वो टेस्ट करता है, हम उस पर भी विचार करेंगे। तो इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस चुनाव मैदान में आए हैं, तो हमें तो चुनाव हारने कोई सवाल ही नहीं शेखर भाई, और हम चुनाव जीते थे और फिर जीतेंगे। अनिल सिंह जी, क्या तैयारी है माध्यमिक शिक्षक संघ की? हाँ शेखर जी, ये निर्वाचन जो हो रहे हैं, ये संगठन के निर्वाचन है और विधान परिषद की जो 8 सीटें हैं, हमेशा से संगठन के पास रही हैं और इन पर पहली बार राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। स्पष्ट है कि विधान परिषद में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व शिक्षक करते हैं और संगठन करता है। इतिहास इसका गवाह है कि शिक्षकों की समस्याओं के लिए संगठन बना है और संगठन बनाकर के जो उपलब्धियां हासिल की हैं माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी के नेतृत्व में, उनको हम छीनने नहीं देंगे। शिक्षक संगठित है और बोर्ड शिक्षक का संगठन के प्रत्याशियों के लिए ही है। और दूसरी बात यह है कि जो समस्याएं हैं शिक्षकों की, हमारे पास जो भी राजनीतिक प्रत्याशियों की पहल हुई है कि आप उनकी मदद करें, मैंने कहा ठीक है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको चाहिए कि जो समस्याएं हैं पुरानी वो स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिए सरकार को। हम पुरानी पेंशन उनको लागू करेंगे। वित्तहीन के जो हमारे साथी हैं, शिक्षक साथी हैं, आज परेशान हैं, आज उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है। सरकार को चाहिए कि उनके लिए घोषणा कर दें, भाई शिक्षकों को जहां लाभ मिलेगा उसकी तरफ उनका झुकाव हो जाएगा। जब उनकी समस्या नहीं हो पा रहा है तो मजबूरी है कि हम लोग और अपना प्रतिनिधित्व बरकरार रखना है। संगठन की प्रत्याशी को क्या मुद्दे क्या उठाए हैं? शिक्षक संघ ने इस बार मुद्दे क्या रखे हैं? शिक्षक संघ ने इस बार मुद्दे क्या रखे हैं? बहाल हो और वित्तहीन को सवित का दर्जा मिले, उनकी स्थिति जो वेतन समान कार्य समान वेतन का जो एक नारा है वो पूरा होना चाहिए। ये आप सुन ही रहे थे, हमारा प्रभाव कीजिएगा। अभी समाजवादी पार्टी के आप लीडर हैं हमारे भाई अनिल गंगवार जी कह रहे थे ये संगठन का चुनाव है,
राजनीतिक प्रत्याशियों को नहीं उतरना चाहिए, और उतार भी दिए हैं तो इस तरह से मैनेज ना करो भाई। दिल का वोट है, शिक्षक की अपनी मर्जी है, वोट देगा वो। मुझे उम्मीद है कि वो संगठन के ही खाते में सब जाएगा और 8 की 8 सीटें हमारे पास रहेंगी। मुद्दे तो स्पष्ट हैं। पुरानी पेंशन जी समीर यादव जी, कन्नौज से ये कहा जा रहा है कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुए तो खून खराबा हो जाएगा, कौन सी भाषा है? देखिए, भाषा गलत नहीं है। असल में सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ बातें की हैं। पहले चुनाव में वादे कर देते हैं, बाद में बातें करते रहते हैं, काम कोई करते नहीं है। जो भी काम किए हैं सब समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए हैं और सभी वर्गों के लिए किए गए हैं। छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षकों के लिए, सभी के लिए उन्होंने काम किया समाजवादी पार्टी ने। इसलिए समाजवादी पार्टी की जीत तो सुनिश्चित है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो काम नहीं करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं। इसलिए वो ये इनके कारण ये चाहते हैं कि किसी तरीके से धांधली कर चुनाव जीत लें। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ये इसलिए तैयार है कि हम किसी प्रकार की धांधली नहीं होने देंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने दायित्व को निभाते हुए तय किया है कि हम किसी भी स्तर पर धांधली को नहीं होने देंगे। उसके लिए हमको जो कुछ कानूनी रूप से करना पड़ेगा उसको हम करेंगे। और समाजवादी पार्टी की विधान परिषद की जो स्नातक वाली सीट है वो पहले भी थी और आगे भी रहेगी। और शिक्षक वाली पर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम पहले से और अच्छी तरीके से लड़ें चुनाव, और अगर जीत सकते हैं तो अच्छी बात है, जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रयास का जो वो कर रहे हैं उसको हम सफल नहीं होने देंगे। इन लोगों ने जो संगठन की बात की है अपने, कि हम लोगों ने संगठन बनाया बूथ स्तर पर, आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने कार्यालय बनाए हर जगह। संगठन है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे, बातों पर आधारित इनके होते हैं सब, और उसी आधार पर ये छल बल के साथ में चुनाव जीतने की योग्यता रखते हैं बस, और उनके पास कुछ है नहीं। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी। गौतम जी, गौतम जी कांग्रेस का जैसे कि अभी विकास जी ने कह दिया कि हम चुनाव जीतने, तो इन्होंने पहले ही कोशिश कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि इन्होंने छल कपट मानी सब कुछ जो है, और सरकारी मशीनरी को सबके कैसे क्या करना है। इनके कार्यकाल में कोई ईमानदारी से तो कोई चुनाव हुआ नहीं, तो हमें ये भी इसमें भी यकीन नहीं होता कि ईमानदारी से चुनाव होगा। और रही इनके के विकास किया है, क्षेत्र में किया है, ये कि क्या किया है विकास, ये तो वे बताएं। इतनी बेरोजगारी है, शिक्षा के स्तर क्या हो गया है। तो ये अब ये जरूर है कि ये इनके पास भाई सत्ता है, पावर है, सारी मशीनरी इनके हाथ में है, पैसा इन्होंने देश को बेच बेच के कर लिया इकट्ठा। तो हर बल से ये चुनाव में बेईमानी और ये धमपटई करना चाहते हैं। इसीलिए तो इसमें को हमारी पार्टी से तो स्नातक लड़ रहे हैं, हालांकि बीमारी निभा रहे हैं, जहाँ जितना है वो लोगों से कह रहे हैं, जा रहे हैं। बहरहाल हमें भाजपा के फेवर में तो कोई नहीं दिखाई देता। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें मैं ज्यादा क्या कहूँ, ये सेक्शन के लोग बैठे हुए हैं, ये आपको इसमें ज्यादा बताए। कांग्रेस किस स्थिति में? बड़ी तैयारी चल रही है, ब्लॉक घर घर जाकर संगठन बनाया जा रहा है। कांग्रेस किस स्थिति में है? कांग्रेस आज भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष लल्लू प्रसाद आए थे और हर जिले में 2 ब्लॉकों की वो समीक्षा कर रहे हैं। जो है अमृतपुर और भोजपुर ब्लॉक की जो है वो अहमदाबाद में जो है मीटिंग है, और संगठन धीरे धीरे ब्लॉक स्तर तक जो है बन गया है। अब इसको आगे बूथ स्तर तक, बूथ पोलिंग स्तर ले आना है, तो संगठन की सारी तैयारी है। चलिए विकास जी जवाब भाई साहब, सबसे पहले मैं समीर भाई साहब से शुरुआत करता हूँ। सुलझे हुए बड़े शालीन व्यक्तित्व हैं, तो सबसे पहले मैं उनसे शुरुआत करता हूँ कि उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक का संगठन है,
कार्यालय बनाए हैं। हमसे पहले कार्यालय समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद में बन चुका था, तो कार्यालय आपने भी बनाए हैं। संगठन के लिहाज से ये कोई ऐसा विषय नहीं होना चाहिए जिसको लेकर के आप अगर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। पहले ही नहीं कार्यालय नहीं, बना प्रश्न चिन्ह इस पे नहीं है। प्रश्न चिन्ह देखिए, कार्यालय वाली बात है। समाजवादी पार्टी ने आवास विकास में कार्यालय अलॉट कराया था, और आपने एक ही सरकार में जरा से कुछ ही दिनों में एक इतना भव्य कार्यालय और सारी सुविधाओं से युक्त बना लिया आवास विकास में। ये फर्क है ना, उसको देखिए। हमने अलॉट कराया है, अभी ऐसे तक 500 बने, स्थिति में इससे नहीं भी आ भव्य पाया। 500 बनवाए इन्होंने ये इतना पूरे भव्य देश। करोड़ों रुपए का कार्यालय बना लिया, और सिर्फ फर्रुखाबाद में बना दिया, अपने हिंदुस्तान नेतृत्व के से हर आग्रह जिले में बना दिया, हर प्रदेश के आप कार्यालय में। अपने दिल्ली में आपका नेतृत्व से कार्यालय आग्रह देखिए, करिए। 7 स्टार होटल की सुविधाओं का युक्त है। ये पैसा कहाँ से आया भाई? भ्रष्टाचार है ना कि नहीं है? कि नहीं है? कह लिया आपने, कह लिया हो तो मैं अपनी बात प्रारंभ नहीं नहीं, आप बात पूरी करिए, हमें दिक्कत नहीं, लेकिन मतलब आरोप गलत मत लगाइए। बात नहीं, आरोप आप लगाएं तो सही, हम करें सो लीला और दूसरा नहीं करे नहीं, सो रास लीला। ये ये अंतर है ना कि आपने देखिए, आपने सुनिए तो, आपने जो है आवास विकास में हमने अलॉट कराया कार्य, और आपने एक दिन में जमीन खरीद पे इतना भव्य कार्यालय बना दिया। समाजवादी पार्टी का तो वैसा कार्यालय है कि नहीं? भाई साहब, आपने जब बनाया था तो आपका भी बड़ा भव्य था उस समय, ऐसा नहीं है, आपका भी कार्यालय बड़ा भव्य था। अलॉट कराया था, है ना? हमने अलॉट आपने कराया, अपने जमीन समय कितनी बनाया था। किस्तों अरे किस्तों भाई में साहब, लिया, सुन लीजिए भाई उसकी साहब, किस्त सुन लीजिए हमने किस्त चुकाया, हमने भाई एक साहब, लोग हमने पे कब्जा नहीं कर लिया, हमने भी किस्तों पे ही लिया, हमने तो जगह अलॉट कराई है, हमने जगह ली है भाई साहब। बंद हमारी खुली तुम्हारी, याद होगा आप सभी को। बंद हमारी खुली तुम्हारी, याद होगा आप सभी को। उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकारें चलाई हैं समाजवादी पार्टी ने। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा कार्यकर्तागण हैं, वो अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के क्रियाकलापों से इतर जाकर में जाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, क्योंकि इन्हें खून खराबा पसंद है, इन्हें शांति नहीं पसंद है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि ये देश की अरे अनिल भाई साहब, आप बात वही है। आप दो पार्टों में फंसे हुए हैं। एक तरफ आप शिक्षक की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, असीम यादव की। तो ऐसे आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे प्रणाम करता हूं। आप दूसरा विषय सुनिए। आपने ही अभी अपने मुख से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वित्त विहीन अध्यापकों का ब्यौरा मांगा है, उन्हें मदद देने के लिए मांगा है। इससे पहले 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 2004 से लेके 2002 से लेके 7 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही। कितने बार ये प्रयास किया गया? क्या मुझे डिबेट में बैठा कोई व्यक्ति? हमने मान लिया, वित्त विहीन को मान लिया, समाजवादी पार्टी ने दिया सेवानिवृत्त समाजवादी पार्टी ने बढ़ाई। शिक्षक के लिए बहुत से काम हमारे नेताजी शिक्षक रहे, नेताजी शिक्षक अरे भाई साहब, भत्ते दिए, बेरोजगारी भत्ता दिया, ये आपकी उपलब्धि हो सकती है। मैं ऐसी उपलब्धि पे गर्व नहीं कर सकता। आप बेरोजगारी भत्ते पे उपलब्धि पे गर्व कर सकते हैं। हमारे लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता है। हमारे लिए गर्व का विषय ये है कि माननीय योगी जी ने 3.5 साल में 3 लाख से ज्यादा नौकरियां दी, और उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 3 साल में इतनी नौकरियां दी गई हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये भी नहीं हुआ ना कि सब चीजें बेच दी गई हों। कौन सी 3.5 लाख नौकरियां समाजवादी पार्टी कौन सी है, जरा बताइए। कौन सी 3.5 लाख? कोर्ट में फंसी हुई नौकरियां थी, उनका कब से चल रहा था ये मास्टरों वाला, अब जो है कोर्ट से फाइनल हुआ है, आप उसको अपना श्रेय ले रहे हो। अभी तक तो आप जो है अरे भाई साहब, कोर्ट में ले तो आप ही जाते हो, ले कोर्ट में ले तो आप सरकार खुद ले जाती है, क्यों नहीं करना चाहती ये है, आपका काम है। मामला उलझा देती है, जिससे क्यों नहीं रखा जाता कोर्ट में? सरकार का पक्ष मजबूत लेना चाह रहे हो, ये कब निकली थी नौकरी? ऐसा छोटे भाई, कोर्ट में सरकार का पक्ष मजबूती से क्यों नहीं रखा जाता? नियुक्ति पत्र किसने दिए? नौकरी देने का काम किसने किया? इतनी अनियमितताएं क्यों हुई कि आपके योगी जी ने इसको कई बार लटकाया है।
पैसा तो सब पड़ेगा। कार्यालय में बनाने में चला ये गया। बात पूरी हो गई। अनिल जी बोलिए, आप अनिल जी धनबाद। आप समाजवादियों की दी देखिए, हुई गाड़ियों में टायर बदलवा आगे बोलिए पाए। अनिल जी, अनिल दो धनबाद। मुद्दे हैं शेखर भाई, दो मुद्दे हैं, दो चुनाव है, दो मुद्दे हैं। एक तो शिक्षकों के हित की बात भारतीय जनता पार्टी ने कितनी की, मैं इनसे एक प्रश्न पूछा। शिक्षकों को अभी कोरोना काल में सरकार ने जो वित्तहीन शिक्षक थे बेचारे बेरोजगार, आज जो है 4,000, 5,000, 6,000 में पढ़ाने वालों को एक धेला से मदद नहीं हुई। उनसे वोट की उम्मीद कर रहे, वो एक वोट नहीं डालेंगे। और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। एक भी शिक्षक की जो कोर्ट से हो रही है, इसके अलावा एक भी शिक्षक की भर्ती 4 साल में नहीं हुई। हमने कह रहे फैक्ट्रियां कितनी लगाई गई भाई। एक छोटा सा प्रश्न है, सरकार वही है, सारी चीजें वही हैं, क्या अखिलेश यादव ने कोर्ट में इस पैरवी करने की जहमत जुटाई कि ढंग से पैरवी कर लेते, जो ये नियुक्तियां पटल पे आ जाती हैं और नियुक्ति पत्र मिल जाते? ये केवल और केवल सरकार का विषय था कि सरकार ने, पिछली सरकारों ने मंशा नहीं दिखाई कोर्ट में ढंग से पैरवी करने की। हमारी सरकार ने मंशा दिखाई कोर्ट में पैरवी। कोर्ट की प्रक्रिया अलग चीज होती है। देखिए उसमें कई विषय आप जानकारी करिए ना। देखिए उसमें कितने विषय थी। कोर्ट में सरकार का अपना पक्ष होता है भाई साहब, कोर्ट में सरकार का अपना पक्ष होता है। सरकार जितनी मजबूती से अपना पक्ष रखेगी उतनी मुकदमे की सुनवाई कंप्लीट होगी। इसका श्रेय भले ही ना दे भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। इसका जनता समझ रही है ये सारी चीजें। ये विकास पांडे जी, अभी आप बात सुनिए। इसमें जो टीटी में भ्रष्ट अधिकारी फंसे थे, जेल गए थे, उनको सही करने में कोर्ट को टाइम लग रहा। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया। आप ये देखिएगा, इसके बाद जो है वो शिक्षा मित्र जो है और उसके बेटे को लेकर जो है मामला फिर कोर्ट में गया। तो कोर्ट अपना फैसला अपने हिसाब से देगा, आपके हिसाब से नहीं देगा। जब उसने दिया रोल नहीं होता, आप कैसी बात कर सकते हैं भाई साहब? क्या पैरवी का कोई रोल नहीं होता है? क्या पैरवी का कोई रोल नहीं है केस में? अगर पैरवी आप ढंग से करेंगे, एक छोटे-छोटे केस में 20-20 साल लग गए हैं। 20-20 साल एक छोटे, ये तो बहुत बड़ा मामला था, एक छोटा सा केस है, वो 20 साल से कोर्ट में लटका हुआ है। तो पैरवी नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। पैरवी अपने हिसाब से होती है। कोर्ट जवाब मांगेगा, वकील अपना जवाब देगा, सरकार थोड़ी जाती है, बात तो वकील जाते हैं ना। और कोर्ट का जब होगा तब वो तारीख दे देता है। लेकिन बात यहाँ पर ये है, आज की तारीख है, आज की तारीख की बात करिएगा कि आज आपने क्या किया है। एक विषय मैं रख दूं बड़े स्पष्ट रूप से, शिक्षक वर्तमान भारतीय जनता सरकार में आता है, राम मंदिर पे कोर्ट का निर्णय आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आता है। छोटे भाई पांडे जी, देखिए लोग, आप हमने कहा ना कि विश्वास करते हैं, थाली देने में विश्वास नहीं करते। आप लोगों तो एक झटके में आपकी सरकार ने 90,000 शिक्षा मित्रों को बेरोजगार कर दिया, पैदल कर दिया। आप कहते हैं कि हम विकास, हम रोजगार देते हैं, आप तो रोजगार छीनते हैं मेरे भाई। पांडे जी, आप अपनी जानकारी को बहुत बृहद करके आइए। आप सत्ता में हैं, सत्ता प्रहार आपका होगा। हम बेरोजगारी भत्ता दे करके बहलाते नहीं है लोगों को। 3.5 लाख रोजगार दिए हैं उत्तर प्रदेश की 3 साल की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अरे बहला दीजिए, रेट बताएगा। बेरोजगार, स्नातक बेरोजगार और परेशान करेगा। आप बताएगा कि आपका संगठन क्या काम कर रहा है। परेशान शिक्षक और जो है बेरोजगार स्नातक अपना फैसला आपको सुनाएगा। पांडे जी, हम तो अपनी बेटियों को 20,000 रुपए दे देते हैं, लैपटॉप दे देते हैं, साइकिल दे देते हैं, हाँ? और हम क्या नहीं करते हैं, लेकिन रोजगार नहीं दे पाए। तवे पे भ्रष्टाचार सरकार नहीं दे पाए, भ्रष्टाचार सरकार नहीं दे पाए। उस लैपटॉप में भी घोटाले हो गए। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार नहीं दे पाए। राजमार्ग दे दिया जो तो ये कर रहा है उस पे हमारा विकास जी क्या कहना चाहते हैं आप? 35,000 शिक्षा राम मंदिर मुद्दे पर कोर्ट में फैसला भारतीय जनता पार्टी ने करवा दिया दी गई है। अरे भाई,
पांडे जी जिन्होंने ये फैसला दिया था उन्हें इनाम मिल तो गया राज्यसभा का। जी पांडे जी उन्हें राज्यसभा का इनाम मिल गया भाई। ये क्या कह रहे हैं? हालत बताने लगेंगे जिन्होंने इंदिरा गांधी जी पे मिल तो गया है इनाम। आपका न्यायिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है ना? लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अरे भाई लोकतंत्र सारी में चारों जगह लोगों को अपने अपने जो स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र काम करने का संस्थाएं, अधिकार होता है, जी, लेकिन जी। आप न्यायिक व्यवस्था में भी हस्तक्षेप चाहते हैं। ये बात सिद्ध होती है आपके बयान से कि आप न्यायिक देखिए, प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप रखना चाहते हैं अपना। समीर भाई साहब, पहले विषय समझिए। बुनियादी विषय ये है कि अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि न्यायिक व्यवस्था से ही हमने राम मंदिर के मुद्दे को हल कराया है, तो अगर नहीं, प्रभु नहीं, राम का आपने विषय कहा आता ना, है तो मैं राम की बात नहीं आ रही है, सरकार में यहाँ क्या राम आया? की बात नहीं हो रही है, यहाँ तो राष्ट्र निर्भरता की बात हो रही है। पर समाजवादी पार्टी के लोग चर्चा नहीं करते। समाजवादी पार्टी के लोग कभी नहीं, भगवान राम काल्पनिक है उस विषय पर चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन आप देखिए माननीय उच्चतम तकलीफ है। न्यायालय के 4 समाजवादी न्यायाधीशों पार्टी ने के लोगों को प्रेस ये कॉन्फ्रेंस तकलीफ करके है क्या कि कहा? राम मंदिर मुद्दा सुलझ चर्चा कैसे करो गया। ना आप। समाजवादी पार्टी से हमें लग रहा है आपको पीड़ा है समीर भाई साहब, ये राम मंदिर मुद्दा सुलझ कैसे गया। आपको हमें लग रहा है समीर भाई साहब पीड़ा है आपकी पार्टी को। समाजवादी पार्टी का हमेशा से मानना रहा कि हम आपके फैसलों को मानेंगे। अगर हमारी पार्टी के ऊपर बदल दिया। आपने पहले कहा था कि हम जो है काम कर राम मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन करेंगे और बाद में आप लोगों सत्ता में आने के बाद में तो आप बदलाव किया। हमारे विषय पर कोई बदलाव नहीं। हमारा तो हमेशा से एक था कि हम के फैसले को मानेंगे। मतदान है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 मतदान होगा। जो स्नातक मतदाता मतदाता सूची में दर्ज है अपने सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान का अवसर मिलेगा। आज की डिबेट में आप सबने भाग लिया। डिबेट में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण गौतम जी का, अनिल गंगा जी का, यूनुस अंसारी जी का, अनिल सिंह जी का और विकास पांडे जी का, इसके अलावा समीर यादव जी का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण त्रिपाठी भी कुछ देर के लिए जुड़े थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। हम सोमवार को फिर मिलेंगे, चुनावी रण को लेकर के और आगे चर्चा बढ़ाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। सभी लोगों को भैया धन्यवाद। छोटे भाई जी भाई साहब प्रणाम। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।